नमस्कार मित्रों, साहित्य टॉक्स चैनल पर मैं अनीता पंत एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जाने माने लेखक भीष्म साहनी की कहानी चीफ का दावत की। चूंकि हमने किरदार पर बात करनी है, इसलिए बात करते हैं इस कहानी की माँ की। यह माँ थोड़ी थोड़ी माँ जैसी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि माँ सिर्फ बेबसी का नाम थोड़े है, लेकिन उसकी बेबसी की भी कई वजह हैं। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी की कहानी चीफ का दावत में गिने चुने किरदार है। एक चीफ साहब है जिनके लिए दावत की तैयारियां हो रही हैं। वह हिंदी नहीं बोल पाते। दावत देने वाले मिस्टर श्यामनाथ हैं और उनकी पत्नी। इन सबसे अलग हैं श्यामनाथ साहब की माँ। बेशक इस माँ की बेचारगी व दयनीय स्थिति मुझे बिल्कुल नहीं भाती। माँ कभी बच्चों को डांटती भी तो है, बच्चों में ऐसा खौफ भी तो बना के रखती है कि वह अपनी जिद थोपने से पहले कुछ देर सोचें। लेकिन भीष्म साहब की इस माँ की कहानी में अगर माँ बच्चों को कंट्रोल करने वाली होती तो कहानी कैसे बनती? फिर सख्त माँ बनने के लिए आर्थिक रूप से समृद्ध भी तो होना पड़ता है। चीफ की दावत में की कहानी में माँ के पास ना तो जेवर है और ना कुछ और, शक्ल सूरत भी नहीं, सिर के बाल तक उड़ गए हैं, गंजेपन को तो छुपा के रखती है। अब उनका बेटा बड़ा होकर तरक्की कर गया है, बड़ा आदमी बन गया है। माँ उससे डरी डरी रहती है। माँ का अपने बेटे से बार बार डांट खाना व उसकी हर बात मान लेना, यही इस किरदार की कमजोरी है और ताकत भी। क्या करे वह? घर के पीछे रहने वाली अपनी सहेली के पास भी तो नहीं जा सकती। पहले वो जाती थी तो सहेली भी कभी कभार आ जाती थी। बेटा और बहू को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि माँ की कोई सहेली माँ से मिलने आए। दावत के दिन भी पहले सोचा गया कि माँ को उनकी सहेली के घर भेज दें। फिर आशंका थी कि अगर माँ वहां चली गई तो सहेली का आना जाना फिर शुरू हो जाएगा। साहनी साहब की इस कहानी की माँ आज भी कई घरों में पाई जाती है। घरों में नहीं तो शायद वृद्धाश्रमों में तो जरूर। कहानी चीफ की दावत में श्यामनाथ पार्टी वाली शाम अपनी पत्नी से कहते हैं, माँ से कहो जल्दी खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपट लें। यह सुझाव लग तो ठीक रहा था, लेकिन मिसेस श्यामनाथ की अपनी चिंताएं थी। तुरंत जवाब दिया, जो वह सो गई तो, नींद में खर्राटे लेने लगी तो, साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। नहीं, उन्हें कोठरी में सुला देते हैं। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी पत्नी को कई तरह की चिंताएं थी। चीफ साहब जो आ रहे थे, देर तक ड्रिंक चलेगा, माँ किसी तरह से भी खलल डालेंगी तो सब बेकार हो जाएगा। सब कुछ तो ठीक था, घर सजा दिया गया, यहाँ तक कि पर्दे भी बदल दिए गए। बस चिंता थी तो माँ को एडजस्ट करने की। खैर, बड़े सोच विचार के बाद माँ के लिए नया आदेश तय हुआ, आज जल्दी सो जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। फिर एक कुर्सी माँ के लिए तय की गई जिसमें वह बैठेंगी। फिर कपड़े भी तय हुए। माँ ने तुरंत पहनकर भी दिखाए। दुपट्टे से सर को ढकने का हुक्म जारी किया गया। बात बात पर कमियां निकाली जाती। फरमान जारी होता, माँ सकुचाते डरते डरते सब कुछ सहती। बाकी कभी कुछ डरते हुए कुछ कहती हैं तो बाकी सब कुछ सह जाती हैं। कपड़े पहन कर दिखाती हैं तो बेटा कहता है, कुछ जेवर हो तो पहन लो माँ। माँ का सीधा सा जवाब, तुम तो जानते हो बेटा, सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। श्यामनाथ को यह बात नागवार गुजरती है। गुस्से में बोलते हैं, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो ना कि नहीं है जेवर। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर भी तो आया हूं। जितना पैसा तुमने मुझे दिया है ना, उससे दुगना ले लेना। माँ परेशान। बेटा नाराज हो गया, बोली, मेरी जीभ जल जाए बेटा, जो तुझसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से तो यूं ही निकल गया था। माँ को सख्त हिदायत दी गई कि जब चीफ साहब आए तो चुप रहें, अगर सामना हो ही जाए तो सवालों का जवाब ठीक से दें। आखिरकार मिस्टर श्यामनाथ के घर पर बेहतरीन पार्टी होती है।
हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन अंततः वही होता है जिसका डर था। बॉस का बुढ़िया से सामना हो जाता है। माँ को देखकर मियाँ बीबी खुसर फुसर करने लगते हैं। बेचारी बुजुर्ग कुर्सी में ही आंख लग जाती है और दुपट्टा सर से गिर जाता है। अचानक सामने लोगों को देखकर हड़बड़ा के उठ बैठती हैं। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही ना बना। झट से पल्ला सर पर रखा और खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। खैर, इधर सोमनाथ साहब हैं, उन्होंने दुनिया को दिखाना भी तो है। इसी दिखावटीपन के वशीभूत सोमनाथ कहते हैं, माँ तुम जाके सो जाओ, क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? लेकिन बॉस को तो माँ से मिलना ठीक लगा। सोमनाथ ने पैतरा बदला और जैसे जैसे बॉस डिमांड करते माँ से वैसा ही करने के लिए कहा जाता। माँ ने हाथ मिलाया, यहाँ तक कि एक गीत की कुछ लाइनें भी सुनाई। माँ अपने हाथ से काढ़ी हुई एक पुरानी फटी सी फुलकारी लाई। साहब को खुश देखकर सोमनाथ ने कह दिया कि माँ उनके लिए फुलकारी बनाएंगी। रात में पहले सोमनाथ ने माँ को बहुत पुचकारा, गले से लगाया। माँ को लगा कि शायद उनकी वजह से कुछ खलल पड़ा पार्टी में। रोते हुए बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। फिर सोमनाथ का गुस्सा भड़का उसी अंदाज में, यह कौन सा राग माँ तुमने फिर छेड़ दिया? तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा अपनी माँ को साथ नहीं रख सकता। माँ समझाती है कि जितना खाना पहनना था बेटा सब कर लिया। बेटा आदेशात्मक लहजे में कहता है, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही तो फुलकारी देने का इकरार किया था। माँ की व्यवस्था तो देखी। कहती है, मेरी आंखें अब नहीं रही, कहीं से बनवा लो बेटा, या बनी बनाई ले लो। बेटे ने तमाम दलीलें दी, धमकाया और बताया, जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मेरी तरक्की होगी। माँ चुप। फिर बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? मिस्टर सोमनाथ ने माँ को अपने हिसाब से समझा लिया। यहीं पर इस माँ का किरदार एक बार फिर माँ जैसा हो जाता है, बिल्कुल भारतीय माँ जैसा। यह भीष्म सहानी के समय की कहानी है। माँ भी उसी समय की है, इसीलिए तो तुरंत कहती है, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा वैसा बना दूंगी। उसके बाद बेटे की तरक्की की दुआएं करने लगती है। यह माँ ऐसी ही तो होती है ना माँ। इस कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से भीष्म सहानी साहब ने बुना है। हर दृश्य का वर्णन ऐसा लगता है मानो कोई चलचित्र चल रहा हो। इस कहानी में माँ के किरदार पर हमारा यह वर्णन आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको भी अगर कोई कहानी लगे जिसके किरदार का वर्णन आप सुनना चाहें तो उसका जिक्र भी जरूर कीजिएगा। तो अगली बार किसी अन्य किरदार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।